हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग शुरू करेंगे अगला लेक्चर जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेस्ड होगा किस पे, नर्स्ट इक्वेशन पे। बच्चों कल हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ा। नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ने के बाद हमने उसके एक्सप्रेशन को उसको अलग अलग केमिकल रिएक्शन पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके सीखा था। और कल हमने आपसे बोला था कि आगे जो न्यूमेरिकल है नर्स्ट इक्वेशन का वो हम लोग आज करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों, जब हम जिंक के रॉड को ZnSO4 में डुबोते हैं और बच्चों कॉपर के रॉड को हम जब CuSO4 में डुबोते हैं मान लो, और इनको एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो जब एक्सटर्नल वायर के थ्रू इन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं बच्चों, तो वहां पर हम ई सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ई सेल जब प्यारे बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जरा देखिएगा, ई सेल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ई एनोड प्लस ई कैथोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द एनोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द कैथोड, इन दोनों का जो सम होता है बच्चों उसको ई सेल बोलते हैं। माना कि जो एनोड है वो आपको पहले भी बताया गया कि जिंक से बना हुआ है और ये किसमें डिप कराया गया है? ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। और जो कैथोड है वो कॉपर से बनाया गया है और ये किसमें डिप कराया गया है? CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। बच्चों अब अगर हम इसमें आगे चलें और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताएं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको जान और समझ पाएंगे। जैसे कि दो तरह से ई सेल निकाला जाता है। पहला निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जब हम ई सेल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में निकालते हैं तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कैथोड का जो पोटेंशियल होगा वो तो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, यानी कि ई कैथोड हमने लिख दिया। बट जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जो ई एनोड है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसलिए ये जो ई कैथोड है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो बच्चों अगर हम ई कैथोड प्लस माइनस ऑफ ई एनोड लिखें तो जरा देखिए, हम जानते हैं कि ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू माइनस ई रिडक्शन होता है। तो जब हम एनोड के पोटेंशियल के सामने माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो एनोड का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल में। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो ई सेल निकला इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज नथिंग बट EC माइनस EA। अब यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो EA है बच्चों ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़रूरत लगता है और न्यूमेरिकल में मिस्टेक ना हो इसके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस EA इज नथिंग बट इट इज द reduction potential of anode. In similar way, if I am going to calculate E cell in terms of oxidation potential, तो प्यारे बच्चों जरा देखें कि हमें एनोड का तो ऑलरेडी जो भी कुछ मिला है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है। अगर हम कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के सामने माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इन सिमिलर वे, जैसे यहां पर हमने कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिया था और एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस से मल्टीप्लाई करके एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक उसी तरह से यहां पर हम एनोड का
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं बच्चों, और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन बनेगा, इट इज ऑल्सो ट्रू, E cell is equals to E anode minus E cathode, but remember, अच्छे से याद रखो कि this one is the oxidation potential of cathode प्यारे बच्चों, this one is the oxidation potential of cathode। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखा, सीखा, जाना, समझा कि हम कितने तरीके से ई सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी रास्ते पे अगर हम आगे चलें और एक न्यूमेरिकल लें और आपसे कुछ ज़रूरत की जानकारी को कैलकुलेट करने को बोलें, तो बहुत सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है ज़रा आप लोग साथ साथ देखें। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, जस्ट वेट, कहाँ चले गए भाई क्वेश्चन, चलो मिल गया। क्वेश्चन में हमसे कहता है कि राइट द सेल रिएक्शन, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों कि write the cell reaction, write the cell reaction and calculate EMF of the cell। हमसे कह रहा है सेल रिएक्शन लिखो और EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करो। दिया हुआ है, गिवन है हमको कि CD is converted into CD+2 and its concentration is 1 molar, डबल वर्टिकल लाइन। उसके बाद लिखता है कि Ag plus is converted into Ag and the concentration of Ag plus is given 1 molar। Also given कि E naught CD minus 0.403 और हमको दिया है एंड E naught Ag is 0.799 वोल्ट। तो ज़रा देख लीजिए कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमसे कह रहा है कि EMF कैलकुलेट करो, ठीक है। अब और हमसे कह रहा है कि सेल रिएक्शन भी लिखो। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि डबल वर्टिकल लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहता है इट इज एनोड, एंड डबल वर्टिकल लाइन के जो राइट साइड लिखा होता है इट इज कैथोड। तो अगर मैं आपसे बात करूं और आपको बोलूं कि रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, तो रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, जरा उसको आप लोग देखें और समझने का प्रयास करें। एनोड पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी CD इज कन्वर्टेड इनटू CD+2 by removal of 2 mole of electron, and the concentration of CD+2 is given 1 molar. Same time, if I am going to talk about the reaction which takes place at cathode, तो reaction at cathode इसके बारे में भी बच्चों आपको मैं जानकारी देता हूं कि कैथोड पर क्या हो रहा है। कैथोड पर अगर बात की जाए तो कैथोड पर क्या हो रहा है, जो सिल्वर है वो सॉल्यूशन में 1 मोलर कंसंट्रेशन लिए हुए वो रिड्यूस हो रहा है और सिल्वर सॉलिड बना रहा है। तो एक बात बहुत अच्छे से जान लेना कि किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के दौरान एनोड पर जितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, रिडक्शन के दौरान कैथोड पर उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इसलिए यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट होंगे। यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2। तो नेट सेल रिएक्शन की बात की जाए तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गौर से देखें।
नेट सेल रिएक्शन जो हम यहाँ पर पाएंगे इज द सम ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। एनोड और कैथोड पर होने वाले रिएक्शन को जब हम सम कर देंगे तो उनको सम करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा जो हो रही होगी सेल के अंदर। तो इनको जोड़ देंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्टली लिख देता हूं CD प्लस 2Ag प्लस 1 मोलर, ये देता है CD प्लस 2 प्लस 2Ag और ये भी 1 मोलर ही है। यानी कि यहाँ हम नेट सेल रिएक्शन पा गए। नेट सेल रिएक्शन पाने के बाद बच्चों अब अगला टारगेट है हमारा ईएमएफ निकालना। ईएमएफ निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा नर्स्ट इक्वेशन को। नर्स्ट इक्वेशन कल हमने देखा था कि जो ई सेल होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू। अगर बच्चों यहाँ पर ई सेल की बात करें तो ई सेल हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्योंकि ई नॉट सेल कैसे मिलेगा, जब ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को घटा देंगे। तो जरा देखें, माइनस 0.0592 अपॉन कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है 2, एन लॉग क्यू की जगह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी 1/1, तो ये तो log 1 0 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस कंप्लीट वैल्यू विल बिकम 0। और यहाँ से जो ई सेल होगा वो ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। और ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब जरा देखो, हमें कैथोड के बारे में यहाँ जरा देखो, इसको और शुद्ध तरीके से अगर लिखूं तो Ag प्लस Ag लिखना चाहिए। यानी कि कैथोड का ये जो वैल्यू हमको मालूम है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और यहाँ भी CD प्लस 2CD लिखना चाहिए, जिससे हमें क्लियर हो कि ये जो CD का पोटेंशियल दिया हुआ है इट इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आप सीधे पुट कर दोगे। तो ई सेल कितना आ गया, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड कितना है 0.799 वोल्ट, माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड कितना है माइनस 0.403 वोल्ट, माइनस 0.403 वोल्ट, यानी कि 0.799 प्लस 0.403, ये हो गया ई सेल। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर देता हूँ। सपोज करो कि ये वैल्यू इस तरह से ना लिख करके, सपोज करो ऐसी दी होती ई नॉट सी डी से सी डी प्लस 2, और सपोज करो कि ई नॉट सी डी से सी डी प्लस 2 की वैल्यू दिया होता माइनस 0.403। मान लो, ऐसा मैं कह रहा हूँ, मान लो, तुम्हारा टीचर हूँ, इतनी बात तो मेरी मान ही सकते हो कि मैं कह रहा हूँ मान लो ये केस ऐसा दिया हुआ है। अब अगर तुम यहाँ देखते और तुम पाते कि ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के बराबर है, जो कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर होगा, तो कैथोड को तो तुम देख रहे हो कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बिना सोचे समझे 0.799 वोल्ट रख देते, लेकिन एनोड का तुमको इस बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिमेंबर, वही क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट क्रिएट कर रहा हूं, इस बार एनोड का तुम्हें क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो याद रखना कि इस रिलेशन में ये ई ए नॉट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऑलवेज रिमेंबर, नहीं तो तुरंत गलती हो जाएगी। अब जरा देखो, अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और हमें रिडक्शन चाहिए, तो माइनस और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 0.403, और फिर आंसर आ जाएगा 0.799 माइनस 0.403। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वैल्यू पुट करना आप ज़रूर सीखे होंगे, जान पाए होंगे। जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एनोड का रिडक्शन देने के बजाय एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर हमको चीज़ों को एक स्मार्ट वे में समझ करके ही करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने कैलकुलेट करके दी आपको। उम्मीद ज़रूर करूँगा कि आप समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये एक क्वेश्चन हमने बताया
जहाँ पर कब किसे पॉजिटिव और कब किसे नेगेटिव सेलेक्ट करना है, इस बात की जानकारी आपको मिली। जैसे और एक क्वेश्चन ले देता हूँ, कुछ ऐसा ले देता हूँ, सपोज करो कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn+2 में, ये है 2 मोलर, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है Cu में, ये है 1 मोलर, और हमें कहता है, हमें दिया है E नॉट Zn to Zn+2, सपोज हमें दिया है x वोल्ट, और E नॉट Cu+2 to Cu हमें दिया है y वोल्ट। फिर सेम क्वेश्चन है कि जिंक is converted into Zn+2, its concentration is 2 molar, double vertical line Cu+2 1 molar, it is converted into Cu, और हमें देता है कि E नॉट Zn+2 Zn is equals to -x वोल्ट, तो E नॉट Cu+2 Cu is y वोल्ट, ऐसा दिया हुआ है। और दोनों केसेस में हमको ई सेल कह रहा है निकालो, यहाँ भी कह रहा है ई सेल निकालो, यहाँ भी कह रहा है ई सेल निकालो। ई सेल अगर हमसे कहेगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल -0.059 2/2 लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, क्यों यही तो आता था, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यानी कि 2/1। यहाँ क्या लिखोगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.059 2/2 लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। क्यू की वैल्यू पूरा नेट सेल करके लिखोगे तो वही तो आएगा ना, कल समझाया था। तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दिस, रिडक्शन दिस। सरकार देखो, अगर हम यहाँ देखें तो जैसे ही हम ई नॉट सेल पा जाएंगे, अपने आप हमें ई सेल मिल जाएगा। अब यहाँ जरा देखो कि ई नॉट सेल की वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस दिस, यहाँ क्या करोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस दिस। अब जरा देखना, कैथोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, एंड लुक इन द क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, Cu+2 का Cu में कन्वर्जन हो रहा है, और अगर Cu+2 का Cu में कन्वर्जन हो रहा है तो इट मीन्स कि वो कॉपर का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है Y, और -x का यहाँ तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। रिमेंबर, अब x का तुम्हें ऑक्सीडेशन दिया है तो रिडक्शन चाहिए, तो अगर E नॉट Zn to Zn+2 x दिया है तो E नॉट Zn+2 से Zn क्या हो जाएगा मुन्ना, -x हो जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल -x हो जाएगा। तो -x माइनस दिस, यानी कि y प्लस x माइनस 0.0592/2 log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, इंटू 0.3, ये आ गया हमारा ई सेल इस केस में। अगर यहाँ मैं ई सेल कैलकुलेट करूँ तो जरा देखो, ई नॉट कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है y, और एनोड का देखो फिर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का भी दिया है, तो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधे पुट कर दो -x और माइनस दिस, यानी y प्लस x माइनस दिस, यानी कि 0.0592/2 इंटू 0.3। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, उसके पीछे रीज़न है, जरा देखो यहाँ जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिए हैं ठीक जस्ट नेगेटिव ही रिडक्शन लिए हैं, यानी कि दोनों डाटा सेम ही तो हुए ना। जब दोनों डाटा में कोई डिफरेंस नहीं है तो दोनों के आंसर में कैसे डिफरेंस हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है नर्स्ट इक्वेशन पे, जिसको मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि मेरे बताने के बाद जरूर आप कुछ ना कुछ स्ट्रांगली हैंडल कर पाएंगे बातों को, और आप गलतियां नहीं करेंगे। अब चलते हैं कुछ और बातों की तरफ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जानने लायक हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो कॉमन क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। आपसे कहेगा कि E Cu+2 से Cu
इसकी वैल्यू दिया हुआ है x वोल्ट और ECU+1 से CU इसकी वैल्यू दिया है y वोल्ट। तो कहेगा कि ECU+2 से CU+1 इसकी वैल्यू निकालो। अब वो E भी कह सकता है, E0 भी कह सकता है। देखो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हर पढ़ने वाला बच्चा इस क्वेश्चन से रूबरू ज़रूर हुआ होगा, कोई कभी थोड़े दिन पहले और कोई कभी थोड़े दिन बाद हुआ होगा, बट कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मेहनती हो और इस क्वेश्चन को देखा ना हो। आओ इसको हम धुरंधर तरीके से तोड़ने का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। सरकार यहाँ पर होता क्या है, जैसे देखिए अगर मैं इसको लिखूं Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu और यहाँ पर हमको दिया है ECU+2 से Cu x वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और हमें दिया है Cu+1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो Cu में कन्वर्ट होगा, और ECU+1 से Cu ये दिया है हमको कितना y वोल्ट, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो पाएंगे क्या बच्चों, देखो Cu+2 माइनस Cu+1 और 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, Cu में से उड़ जाएगा, इधर 0 कुछ नहीं बचेगा। तो क्या हो गया Cu+2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+1। अब क्या गलती है जो बच्चा करता है, बच्चा सोचता है कि अगर 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करने से ये रिएक्शन बनी और यही तो हमको चाहिए Cu+2 का Cu+1 में जब कन्वर्जन हो रहा हो तो इसी रिएक्शन के लिए तो हमें E चाहिए। तो अगर इसके लिए हमें E चाहिए तो बच्चे को लगता है कि E जो होगा इस रिएक्शन का यानी Cu+2 से Cu+1 का वो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन नंबर 1 का E हो जाएगा और माइनस इक्वेशन नंबर 2 का E, क्योंकि ये रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाने से बनी है, इसीलिए इसका जो E होगा वो इक्वेशन नंबर 1 का E और इक्वेशन नंबर 2 का E घटा देने पे मिलेगा। जैसे ही तुम ये सोचोगे तुरंत तुम एक महान गलती करोगे, गलती नहीं महान गलती करोगे। बच्चों हमने कल आपको क्या बताया था, हमने आपको कल बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, जहां हमने आपको ये बात बताया था कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है यानी जो ई सेल होता है प्यारे बच्चों, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, वो इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव यानी कि वो मटेरियल के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो बताओ क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में जोड़ या घटा सकते हो? क्या 1 किलो लोहे की डेंसिटी 2 है तो 10 किलो लोहे की डेंसिटी 20 हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को कभी भी आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो जैसे ही तुम इसे करोगे तुम एक महान गलती करोगे और चारों ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन ये दिया रहेगा, टिक कर दोगे तुरंत -1/4 हो जाएगा। तो याद रखो कि भले तुम जिसको चाहते हो वो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके बना है, हाँ बना है, फिर भी तुम इसके ई सेल के लिए इन दोनों के ई सेल को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट द ई सेल इज एन intensive property and intensive properties cannot be added or subtracted. Then what we should do, we will convert these intensive property into extensive property. How we can do this? We can do this by converting it into del G. Del G is an extensive property. Del G क्या होता है, माइनस, तो यहाँ del G1 माइनस n f and this x, और इसका डेल जी क्या हो जाएगा, इसको भी डेल जी में कन्वर्ट कर दो, डेल G2 माइनस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2, यहाँ पे कितनी है 1f इंटू वाई, यानी कि हमने उस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव में बदल दिया। जब उस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव में बदल दिया तो जरा देखो कि क्या हो गया, अब बहुत कुछ हो गया।
इस रिएक्शन का ई सेल चाहिए, तो इसका डेल जी मान लो कि है डेल जी 3, तो डेल जी 3 क्या हो जाएगा, डेल जी 1 माइनस डेल जी 2 के बराबर हो जाएगा। अब डेल जी 3 को लिखो माइनस एन, कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है 1, एफ ई सेल ई कितना हो जाएगा Cu प्लस 2 से Cu प्लस 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा डेल जी 1, डेल जी 1 कितना है माइनस 2fx और माइनस प्लस 1fy, 1fy। अब जरा देखो Cu प्लस 2 से Cu प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस एफ से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया 2x माइनस वाई। ये है करेक्ट आंसर, x माइनस वाई नहीं। क्या किया हमने, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों कैसी प्रॉपर्टी में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। अब हम जानते हैं कि अगर ये रिएक्शन इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से बन रही है तो हम इन दोनों के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी घटा सकते हैं। हमने घटाया तो हमें पता लगा कि ये रिएक्शन जो हमने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके बनाई थी, माना इसका जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज डेल जी 3 एंड दिस डेल जी 3 विल इक्वल्स टू द डेल जी 1 माइनस डेल जी 2, सो वी कैन से दैट डेल जी 1 माइनस डेल जी 2, डेल जी 1 माइनस डेल जी 2 जब बच्चों हमने किया तो जरा देखो डेल जी 1 की वैल्यू ये है, डेल जी 2 की ये है, सब कुछ करके फाइनली हमने ये जो हमें रिक्वायर्ड था वो कैलकुलेट कर दिया 2x माइनस वाई। अब ध्यान दो, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी देता हूं, और एक ऐसा बेहतरीन सा शॉर्ट ट्रिक देता हूं जो हर जगह आपको काम आएगा और हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो सरकार, जैसे मान लीजिए कि 2x माइनस वाई आंसर आया, x माइनस वाई बहुत बड़ी गलती थी, तो इस तरह से आपको एक नहीं कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जरा देखो, पूरा आपको एक एक करके समझाता। जैसे ध्यान क्या देना है, जैसे Cu प्लस 2 Cu दिया है x बोल्ट, Cu प्लस 1 Cu दिया है y बोल्ट, और हमसे बच्चों पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, हमसे कह रहा है कि Cu प्लस 2 से Cu प्लस 1 कैलकुलेट करो। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो कहीं से 0 पे होना चाहिए दोनों में। तो देखो यहाँ प्लस 2 से 0 हो रहा है, यहाँ प्लस 1 से 0, यहाँ जो चेंज हो रहा होगा उसमें डिफरेंस 1 का आना चाहिए, यानी कि हायर से लोअर में जाना चाहिए, जो ऊपर हायर हो ऊपर लोअर हो उसी में जाना चाहिए, यानी डिफरेंस कितने का होना चाहिए 1 का। तो 2 माइनस 1 कितने का हो गया 1 का। तो चुपचाप कुछ मत करो, देखो क्या करो, कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये इसका रिएक्शन हो गया, ये इसका रिएक्शन हो गया। अब जरा देखो ये कितना दिया है x बोल्ट, ये कितना दिया है y बोल्ट। तो जब इसका कन्वर्जन इसमें होगा, यानी कि Cu प्लस 2 Cu प्लस 1, तो हमेशा कितना होगा 2x माइनस वाई। देख लो, ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात, और अगर नहीं समझ में आया तो गलत बात। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन कहता है Al प्लस 3 से कन्वर्ट होता है Al में, दिया है x बोल्ट, Al प्लस 1 से कन्वर्ट होता है Al में, या 1 ना कहो, Al प्लस 2 से कन्वर्ट होता है Al में, ये y बोल्ट दिया है, और हमसे कहता है कि पता करो Al प्लस 3 से Al प्लस 2। तो जरा देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, कहीं से 0 कहीं से 0, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का। तो सेम फार्मूला लगेगा, सीधे लिख सकते हो। इसमें रिडक्शन के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 3x माइनस 2y, ये हो गया आंसर। अब जरा देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा चेंज कर दे तब क्या करोगे। अगर आपसे कह दे कि Al प्लस 3 से Al के लिए है x बोल्ट, और Al प्लस 1 से Al के लिए है y बोल्ट, तो Al प्लस 3 से
Al+1 के लिए कितना होगा, Al+3 से Al+1 के लिए कितना होगा। तो गलती से 3x - y ना कह देना, क्योंकि यहाँ जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो इस बार 2 आ रहा है, 1 नहीं, और डिफरेंस जितना आए उसी से डिवाइड कर देना, यानी 3x - y/2। अगर डिफरेंस 3 का आता तो 3x - y/3, अगर डिफरेंस 4 का आता तो 3x - y/4। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसको भी एक्सप्लेन ही कर देते हैं, आपको थोड़ा मज़ा दे देते हैं। जैसे देखिए, याद रखना ये बात बहुत गजब की है, क्यों हम डिवाइड कर दे रहे हैं इसका हमारे पास प्रूफ भी है विथ कंप्लीट लॉजिक। देखो, मान लो कि आपसे कहता है प्यारे बच्चों कि Al+3 कन्वर्ट हो रहा है Al में, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सपोज इट इज x वोल्ट, और Al+1 से जो कन्वर्ट हो रहा है Al में, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है सपोज इट इज y वोल्ट, एंड वी रिक्वायर Al+3 टू Al+1। सी, ये हमको चाहिए। देन व्हाट वी शुड डू, सबसे पहले रिएक्शन लिख डालो। Al+3 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के Al बनाएगा, इसका E सेल दिया है तुमको, Al+3 से Al x वोल्ट दिया है। अब सुनो ध्यान से, तुम इसको डेल जी में तुरंत कन्वर्ट कर लो, क्योंकि तुम जानते हो कि E एक तरह की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग डेल G1 इसकी वैल्यू -n3f into x। Similarly, for the equation number 2, for this one Al plus takes 1 mole electron and it is converted into Al। इसके लिए Al+1 से Al y वोल्ट दिया है, इसके लिए डेल G2 दिया है कितना, इसके लिए डेल G2 दिया है -1f into y। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Al+3 takes 2 mole electron and converted into Al+1, ये हमें चाहिए। अब ये अगर हमारे लिए रिक्वायर्ड है तो जरा देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो यही बनेगा। सब्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूं। हमको ये चाहिए, एक सेकंड रुकिएगा, हमें ये चाहिए और ये हमें तब मिलेगा। ये कैसे चाहिए, क्योंकि देखो Al+3 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, Al+1 में, फॉर रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन अगर ये है तो ये कैसे बनेगी, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, देखो यही बन जाएगा। रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है, लिख देता हूं। रिक्वायर्ड रिएक्शन है मेरे लिए Al+3 takes 2 mole electron and converted into Al+1. How it will prepare for this question? We will subtract equation number 2 from equation number 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में से जब हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो जरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे तो Al+3 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन और ये Al दे देगा। अब इस रिएक्शन का जो डेल G होगा, सपोज इट इज डेल G3, ये क्या होगा, इसका डेल G माइनस इसका डेल G, तो डेल G1 माइनस डेल G2। इसका डेल G3 क्या होगा जरा देखो, -2f E Al+3 से Al+1, Al+3 से Al+1, और ये डेल G1 कितना है, -3fx, और ये -f(y), और ये माइनस और इसके माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब जरा देखो E Al+3 Al+1 क्या हो गया, माइनस अंदर घुसाओगे। अब जरा देखो, जब ये यहाँ से कन्वर्ट हो और डिफरेंस 1 का हो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। देखो जरा, इसमें और इसमें डिफरेंस 2 का आ रहा है, 1 का नहीं। 1 का डिफरेंस होता तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन आता,
तो 1 से डिवाइड भी करते तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन यहां डिफरेंस 2 का आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्क पड़ेगा। 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10 ही रहेगा, 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10 5 हो जाएगा। तो यहां जरा देखो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई अपॉन 2। तो क्यों उस डिफरेंस से डिवाइड करते हैं ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि जब ये डेल जी 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ रिड्यूस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब डिफरेंस एक के अलावा कुछ और होगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आ जाएगी तो ई निकालने के लिए हमें राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कंपटीशन में इतने लंबे प्रोसीजर में नहीं जाना है, चुपचाप चेक करना है, ये प्लस से 0, ये प्लस से 0, ये प्लस से 0, और ये क्या होना चाहिए यहाँ से यहाँ। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ हो रहा है, लेकिन इस बार डिफरेंस कितने का है, 2 का। बार बार डिफरेंस 1 का होता था तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस 2 का है तो चुपचाप वही करो, 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अगर डिफरेंस 1 का होता तो 3x, और जैसे यहाँ 2 था तो 3x माइनस 2y डिवाइड बाई 1 करते या ना करते कोई फर्क ना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको करना समझ में आया होगा। कई बार ये जेई में, नीट में, एम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 1-2 बार नहीं, फ्रीक्वेंटली कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आता है ये। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप मेरे बताने से इसे समझ पाए होंगे, इसे सीख पाए होंगे और इसको अच्छे से होल्ड कर पाए होंगे। अब आगे चलूँ अगर मैं, तो आगे बहुत सारी बातों को हमें जानना है एक एक करके, और बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं कि और क्या हमको मिल सकता है जिसे हम कर सकते हैं। ये 2-3 टाइप हमने कवर कर दिया है, कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल को भी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कहता है कि द फॉलोइंग फैक्ट्स आर अवेलेबल। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, लेकिन याद रखिए हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। हमसे कहता है द फॉलोइंग फैक्ट्स आर अवेलेबल, ये फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 2x माइनस प्लस y2 गिव्स 2y माइनस प्लस x2। इक्वेशन नंबर 2 में देता है 2w माइनस प्लस y2, नो रिएक्शन। और इक्वेशन नंबर 3 में हमको देता है कि 2z माइनस प्लस x2, ये देता है 2x माइनस प्लस z2। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले लिखता है ई नॉट w माइनस w2 इज ग्रेटर देन ई नॉट y माइनस y2 is greater than E naught x minus x2 is greater than E naught z minus z2। फिर ऑप्शन नंबर 2 में कहता है कि E naught w minus w2 is less than E naught y minus y2 is less than E naught x minus x2 is less than E naught z minus z2। फिर ऑप्शन नंबर 3 में कहता है E नॉट w माइनस w2 इज लेस देन E नॉट y माइनस y2 इज ग्रेटर देन E नॉट x माइनस x2 इज ग्रेटर देन E नॉट z माइनस z2। और फिर ऑप्शन नंबर 4 में कहता है कि E नॉट w माइनस w2 इज ग्रेटर देन E naught y minus y2 is lesser than E naught x minus x2 is lesser than E naught z minus z2। हमें कहता है कि अगर हमारे पास ऊपर फॉलोइंग फैक्ट्स अवेलेबल हों तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ज़रा फैक्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पर x माइनस y को रिड्यूस कर दे रहा है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो हमें पता लगेगा कि अगर हम y2 और x2 को कंपेयर करें तो क्योंकि y रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि y2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है
x2 के रिडक्शन पोटेंशियल से। अगर y2 का रिडक्शन पोटेंशियल x2 के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा ना होता तो कभी भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाती, यानी कि कभी भी ये रिड्यूस ना होता। इससे जरा देखो क्या पता लग रहा है। इससे पता लगा कि W माइनस y2 को रिड्यूस नहीं करा पाया। अगर रिड्यूस करा देता तो क्या बना देता, W2 प्लस 2y माइनस। रिड्यूस नहीं करा पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि W2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है y2 के रिडक्शन पोटेंशियल से, तभी तो y2 रिड्यूस नहीं हो पाया W2 में। जो ज़्यादा होता वही होता, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इधर जरा देखो, x2 जो है और z2 में ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। फॉरवर्ड तभी जा सकती है जब x2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, किससे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ z2 से, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब जरा देखो यहाँ से क्या पता लगा कि, ध्यान से देखो, y2 का rp x2 से ज़्यादा है और x2 का rp z2 से ज़्यादा है, यानी कि y2 का रिडक्शन पोटेंशियल x2 के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है और x2 का रिडक्शन पोटेंशियल z2 के रिडक्शन पोटेंशियल से, प्यारे बच्चों, ज़्यादा है। अब जरा देखो, इस नंबर 2 से साफ साफ पता लग रहा है कि W2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो y2 से ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा है, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा W2 की और सबसे कम Z2 की होगी। तो ज़रा देखें, अगर रिड्यूस होने का ऑर्डर ये है तो क्या हमें कहीं रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यहाँ भी हमें ऑक्सीडेशन, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, वहाँ भी ऑक्सीडेशन, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, देखो रिडक्शन पोटेंशियल का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन, W2 का सबसे ज़्यादा, फिर y2, फिर y2 के बाद x2 और फिर x2 के बाद z2। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो रिड्यूस कौन होगा, W2 W माइनस में। इस बात को समझ लीजिए कि जैसे Na प्लस रिड्यूस होता है और Na ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जरा देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूरा ही लिख देता हूँ, रुको, रिडक्शन पोटेंशियल है W2 से W माइनस, उसके बाद Y2 से Y माइनस, उसके बाद X2 से X माइनस और उसके बाद Z2 से Z माइनस। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन सबसे कम हो जाएगा, यानी ये ऑर्डर होगा। जरा देखो, W माइनस W2 सबसे ज़्यादा, इंक्रीजिंग कर देता क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग है, फिर Y माइनस Y2, फिर X माइनस X2 एंड आफ्टर दैट Z माइनस Z2, मीन्स द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है। ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं। जो रिड्यूस हो रहा है, जैसे ये रिएक्शन तभी फॉरवर्ड जाएगी क्योंकि इधर y का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये तभी फॉरवर्ड जाएगा जब y2 का रिडक्शन पोटेंशियल x2 से ज़्यादा हो जाए। अगर कम हो जाएगा तो x2 रिड्यूस हो जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। इस बिहाफ पे ये 3 स्टेटमेंट निकाला, इसके बिहाफ पे ये पता लगाया, रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी मिल गया। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा उससे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पता लगा लेंगे। तो जब हम रिडक्शन से ऑक्सीडेशन पता लगाएंगे तो जिसका रिडक्शन सबसे कम होगा उसी का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सिखा पाया होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। आगे चलते हैं और आगे बहुत सारी बातों को एक एक करके जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। मेन चीज़ होता है बच्चों, देखो क्वेश्चन, जितना आप अच्छे से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, जितना बढ़िया से आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे, वही आपकी ताकत होगी, वही आपका स्ट्रेंथ होगा। जैसे आगे चलते हैं और आगे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, उसको आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए हमसे कहता है कि, सपोज कर लीजिए कि हमसे किसी क्वेश्चन में कहता है कुछ ऐसा
कहता है कि द हाफ सेल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगता है आप जानते हैं। द हाफ सेल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन इज गिवन, कैसे दिया है 2H प्लस हाफ O2 और ये लेता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन और बनाता है H2O। इस प्रोसेस का जो E0 हमें दिया है वो E0 हमको दिया है कितना 1.23 वोल्ट। फिर हमसे कहता है कि रस्टिंग का और हाफ रिएक्शन दिया है Fe+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देता है आयरन। और इस प्रोसीजर के लिए जो E0 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है -0.49 वोल्ट। तो हमसे कहता है कैलकुलेट del G0 फॉर द सेल रिएक्शन। हमसे कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमसे कहता है कैलकुलेट del G0 फॉर सेल रिएक्शन। अब कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि यार यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है और यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। अगर दोनों जगहों पे बच्चों रिडक्शन हो रहा है तो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि एनोड कौन है कैसे जानोगे और कैथोड कौन है कैसे जानोगे। तो हमेशा जानते रहो कैथोड जो है वो हमेशा हायर रिडक्शन पोटेंशियल पे होगा एनोड के तुलना में। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इन दोनों में देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हमें पता लग गया कि ये वैल्यू ज़्यादा है, तो हम जान गए कि ये क्या है कैथोड है और ये क्या है एनोड है। अगर ये एनोड है प्यारे बच्चों तो हमें यहाँ रिडक्शन के बजाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखने के लिए रिएक्शन को पलट देंगे। तो रिएक्शन एट एनोड जब हम पता करेंगे तो पता लगेगा Fe ये देता है Fe+2 इलेक्ट्रॉन और E0 क्या हो जाएगा 0.49 वोल्ट हो जाएगा। अब एनोड पे ये हो रहा है और कैथोड पे ये हो रहा है। यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड रिएक्शन एट कैथोड। अगर रिएक्शन एट कैथोड की बात की जाए बच्चों तो 2H प्लस है, हाफ O2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है H2O। इस रिएक्शन के लिए जो E0 है वो 1.23 वोल्ट है। अब जरा देखो फटाफट, तुम del G चाहिए नेट सेल रिएक्शन के लिए, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ del G पता कर लो, del G1 कितना हो जाएगा -NF और E0 यानी 0.49, यहाँ del G पता कर लो -NF E0 1.23 हो जाएगा। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा Fe 2H प्लस हाफ O2 gives Fe+2 प्लस H2O। इसका del G कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर देने से, दोनों का सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा -2F.49 और -2F 1.23। तो ये हो गया हमारा इस रिजल्टेंट रिएक्शन का del G का वैल्यू। और del G का वैल्यू आ गया हमारा, चाहे तो F के टर्म में आंसर दिया हो तो F के टर्म में निकाल लेना, अगर कूलाम वगैरह के टर्म में दिया हो तो F की वैल्यू जो है पुट करके इसको जो भी यूनिट में आंसर दिया हो उस हिसाब से F की वैल्यू पुट करके यूनिट को आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ सीखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिडक्शन रिएक्शन दे दिया था। तो हमने क्या किया, हमने रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पे पहचाना कि जो है कौन सा रिएक्शन रिडक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा। जब हमने पहचान लिया तो कैसे पहचाना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हायर पोटेंशियल पे होता है वो हमेशा कैथोड होता है और जो लेसर रिडक्शन पोटेंशियल पे होता है वो हमेशा क्या होता है, एनोड होता है।
तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। आगे के आर्टिकल में चलेंगे बच्चों, और आगे के आर्टिकल में आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे हमने नस्ट इक्वेशन और उस पे जेईई और नीट में बनने वाले न्यूमेरिकल को देखा, वैसे ही अब हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल। तो अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बहुत गजब के क्वेश्चन इस पे बना सकता है, और अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, और अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों सबसे पहले तो ये जानना है कि किसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ऐसा सेल जिसमें एनोड और कैथोड दोनों एक ही तरह के इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हो बच्चों, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि a cell in which electrode या anode and cathode a cell in which anode and cathode are prepared by same type of element या same type of element ही बोल देते हैं, यानी कि एक ही तरह के एलिमेंट का होता है एनोड और एक ही तरह के एलिमेंट का होगा कैथोड। यानी अगर कॉपर का एनोड है तो कॉपर का ही कैथोड होगा, अगर हाइड्रोजन का एनोड है तो हाइड्रोजन का ही कैथोड भी होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे Cu is converted into Cu+2, suppose the concentration is C1 and the Cu+2 is converted into Cu, the concentration is here is suppose C2। ये हो गया, देखो जिसका है एनोड उसी का है कैथोड। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बता देता हूँ। H2 is converted into 2H+ या H+, suppose the concentration is C1, double vertical line H+ from C2 to converted into H2। Remember जहाँ भी गैस होगा वहाँ प्लैटिनम कॉमा करके लिखा जाएगा, और अगर इसका प्रेशर बताया गया है तो वो भी यहाँ पर स्पेसिफाइड रहेगा। अगर pH2 का प्रेशर नोन है तो यहाँ कॉमा करके बाद में प्लैटिनम, वहाँ कॉमा करके पहले प्लैटिनम, और अगर इसका प्रेशर नोन है तो pH2 करके उसका प्रेशर भी स्पेसिफाई किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन सेल एक ऐसा सेल है जो किससे मिलकर के बनता है, जो बनता है एक ऐसी तरह से जिसमें एनोड और कैथोड दो के दोनों क्या होते हैं बच्चों, दो के दोनों यूनिफॉर्म होते हैं, सेम होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा। इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है और क्या क्या जानना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके लिए आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए सपोज करिए कि हम हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सेल बनाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो वो बनेगा कैसे, H2 इट्स प्रेशर इज सपोज P1, कॉमा लगा के प्लैटिनम लिखना कंपलसरी है। ये कन्वर्ट हो रहा है H+ में, इट्स कंसंट्रेशन इज C1, डबल वर्टिकल लाइन, सपोज करो ये H+ से ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका प्रेशर है P2 और कॉमा करके हमने क्या कर दिया, यहाँ प्लैटिनम लगा दिया। तो सबसे पहले हम इसको देखते ही जान जाएंगे कि दिस इज द केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि जिसका बना हुआ है एनोड ठीक उसी का बच्चों बना हुआ है कैथोड। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें कि रिएक्शन एट एनोड,
तो एनोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, गैस है H+ में, और जब ये इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इट इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं रिएक्शन एट कैथोड की, तो कैथोड पे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में, and its pressure is given something P2. And always remember, in any redox reaction the total number of electrons released at anode is always equals to the total number of electrons accepted at the cathode. यही redox का कॉन्सेप्ट है कि एनोड पर किसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कैथोड पर किसी सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर इतनी बात सरकार लोगों को समझ में आ जाती है तो आगे की कहानी सरकार हमारे देखें। इसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन नंबर 1 एंड इसको बोल देते हैं रिएक्शन नंबर 2। एंड सपोज वी वांट टू राइट नेट सेल रिएक्शन। मान लीजिए कि हम लोग नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, तो नेट सेल रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा एनोड प्लस कैथोड। तो एनोड पे क्या हो रहा है, लिख दो H2P1 प्लस 2H प्लस C1 गिव्स 2H प्लस C2 प्लस H2P2। अब हमें नेट सेल रिएक्शन आ गया। अब अगर हम नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं इस पे, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं E सेल is equals to E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log Q। अब एक बात बताओ कि जो भी कंसंट्रेशन सेल होगा उसमें जो E नॉट सेल होगा, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमेशा जीरो होगा। क्यों हमेशा जीरो होगा, क्योंकि बच्चों E नॉट सेल जो होगा वो क्या होगा जरा बताओ, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होगा। अब जरा गौर से देखो, अगर एक ही चीज का कैथोड है और एक ही चीज का एनोड है, तो जैसे मान लो जिंक का ही कैथोड है और जिंक का ही एनोड है, तो अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है मान लो x वोल्ट और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -x वोल्ट, तो जरा देखो अगर जिंक है तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल लोगे x वोल्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ये ई एनोड, ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो एनोड का OP मालूम है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो RP आ जाएगा और वो x हो जाएगा। तो जरा देखो जीरो हो गया कि नहीं, यानी कि कंसंट्रेशन सेल के लिए E नॉट सेल हमेशा जीरो होगा। तो अगर E नॉट सेल हमेशा जीरो होगा तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही जीरो होता है, यहां तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी अगर रहा तो भी ये बात आप लोग अच्छे से जान ले बच्चों कि अगर सेल हुआ कंसंट्रेशन, तो इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल द वैल्यू ऑफ E नॉट विल ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर वैल्यू ऑफ E नॉट हमेशा जीरो के बराबर होगी तो सरकार जरा देखें, E सेल इज इक्वल्स टू -0.0592 अपॉन कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, log Q। Q में क्या करेंगे, प्रोडक्ट, अब प्रेशर है तो प्रेशर भी लिखा जाता है, तो देखो C2 का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन C1 का स्क्वायर इंटू P1 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के तैयार हुआ। अब बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक एक करके हम लोग इसको करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं इतने हिस्से को इरेज कर देता हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे ज़रा देखिए और बातों को समझने का कोशिश करें। बच्चों अगर इसमें हम लोग C1 को C2 के बराबर मान दें तो ऐसी स्थिति में E सेल क्या हो जाएगा, जरा देखो, E सेल हो जाएगा -0.0592 अपॉन 2 log P2 अपॉन P1 हो जाएगा। तो जरा देखो हम केस 1 लगा देते हैं। केस 1 में अगर P2 इज ग्रेटर देन P1 हो जाए, P2 इज ग्रेटर देन P1 हो जाएगा बच्चों,
तो P2 अपॉन P1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि log ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा पॉजिटिव आता है, तो log पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी इस केस में log P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा नेगेटिव। तो डेल जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल जी होता है माइनस एन एफ, ई सेल हो जाता है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस केस में सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि अगर गैस का प्रेशर कैथोड पर एनोड के कंपेयर में बच्चों ज्यादा हुआ, if the pressure exerted by the gas on the cathode is more than the pressure exerted by the anode, then the cell reaction will be non-spontaneous। और अगर इसका अपोजिट लेके चलें, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सपोज आई एम डिस्कसिंग केस 2 in which P2 is less than P1, so we can say that P2 upon P1 is less than 1, so log for less than 1 is always negative, तो P2 अपॉन P1 नेगेटिव हो जाएगा। तो E सेल क्या हो जाएगा, E सेल नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और तब डेल जी जो है क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि डेल जी होता है माइनस एन एफ ई सेल। अगर E सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस केस में जो सेल रिएक्शन होगी वो प्यारे बच्चों स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मीन्स आपसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक हमारे पास कंसंट्रेशन सेल है जिसमें किससे बना हुआ है, वो हाइड्रोजन से। तो अगर कैथोड पर प्रेशर इतना है और एनोड पर प्रेशर इतना है, डाटा दे दे और पूछे कि बताओ सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तुम कहोगे अरे यार मैंने तो प्रेशर से लेकर के कभी स्पॉन्टेनिटी को रिलेट ही नहीं किया है, और प्रेशर से लेकर के अगर स्पॉन्टेनिटी को रिलेट नहीं किया है तो मैं कैसे इसका जवाब दूं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बस खाली हमको ये बातें मालूम होना चाहिए, फटाफट हम लोग कर सकते हैं। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो कि हम लोग C1 बराबर C2 को करने के बजाय P1 बराबर P2 कर दें। सपोज हम लोग C1 बराबर C2 को करने के बजाय क्या कर दें, P1 बराबर P2 कर दें। तो if P1 is equals to P2, then we can say that E cell is equals to minus 0.0592 upon 2, एंड log C2 अपॉन C1 का स्क्वायर स्क्वायर है तो सामने आ जाएगा, और log C2 अपॉन C1 2 से 2 कट जाएगा, एंड द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस माइनस 0.0592 log C2 अपॉन C1 गाइस। अब जरा देखो यहाँ पर हम लोग फिर वही काम करेंगे जो पीछे किए थे। केस 1 लगाते हैं, अगर C2 ग्रेटर देन C1 हुआ, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन क्या हुआ, डिनोमिनेटर। तो C2 ग्रेटर देन C1 हुआ तो log C2 अपॉन C1 पॉजिटिव होगा। तो अब सीधे लिख दे रहा हूँ, डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। केस 2, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 हुआ तो log C2 अपॉन C1 क्या आ जाएगा, log C2 अपॉन C1 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो डेल जी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मीन्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन सेल is also can be predicted in terms of concentrations of the solution which is used in anode container as well as in cathode container। तो अगर कैथोड कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ एनोड के कंटेनर से, तो रिएक्शन क्या होगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। और अगर एनोड के कंसंट्रेशन का एनोड के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैथोड के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में रिएक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये इतनी बातें हमने कंसंट्रेशन सेल के बारे में देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस पे स्मार्ट से स्मार्ट और गधे से गधा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो उसको बोलते हैं मल्टीपल टॉपिक का क्वेश्चन। जैसे आपको दे देता है मान लो नॉर्मली कि H2 इसका प्रेशर है 1 atm
और ये कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, इसका कंसंट्रेशन है 2 मोलर, और H प्लस 1 मोलर से कन्वर्ट हो रहा है H2 में, इसका प्रेशर है 2 atm। तो हमसे कह रहा है कि ई सेल निकालो, तो हमने देखते ही जान लिया कि ये कंसंट्रेशन सेल है, तो क्या हो जाएगा -0.0592 अपॉन N2 लॉग क्यू में क्या आया था, क्यू में आ जाएगा कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में आपने देखा था कि ऊपर आया था P, ऊपर क्या आएगा, देखो इसमें हम लोग देख लें तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन करते हैं, H2 से H प्लस में गया, बार बार उसको याद नहीं रखना, देखो दिमाग से भी आ सकता है, और ये H प्लस से H2 में गया, तो ये H2 और ये H प्लस रिएक्टेंट में हो जाएगा, और ये H प्लस और ये H2 प्रोडक्ट में हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ई सेल क्या आ गया, -0.0592 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 3, तो log 2 की पावर 3, तो 3 सामने आ गया, और log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो -0.0592 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 0.3, दिस वन इज़ द आंसर। ये तो बहुत ही आसान है, वैल्यू पुट करके निकाल लिया गया, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसमें बस ये जान लेना कि फार्मूला ये भूल जाता है तो रटना नहीं है, ये P1 है, ये C1 है, ये P2 है, ये C2 है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, देख लीजिए, ये रिएक्टेंट की तरफ रहेगा, ये और ये, सॉरी C2 और ये P2, तो ये रिएक्टेंट की तरफ रहेगा, यानी कि P1 C2 नीचे रहेगा और P2 C1 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, P2 C1 का स्क्वायर अपॉन P1 C2 का स्क्वायर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और ये बात बिल्कुल रटना नहीं है, ये आप बहुत आसानी से जान लेंगे, नेट सेल रिएक्शन इसलिए हमने लिखना आपको सिखाया। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसके बारे में, ई सेल के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम घुसेड़ूं, थोड़ा सा इसको मल्टीपल टॉपिक का क्वेश्चन बनाऊं बच्चों, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है और आपको थोड़ा मज़ा भी आ सकता है। मान लो कि आपको घुमा रहा है, आपसे कह रहा है कि ये कन्वर्ट होता है, ऐसे दे रहा है H2 दिया है, इसका प्रेशर 1 atm दिया है, और ये CH3COOH दिया है, इसका अल्फा दिया है 30%, इसका Ka दिया है 10⁻⁻⁴, डबल वर्टिकल लाइन। फिर इधर देता है HCOOH, इसका अल्फा जो है वो दिया है 40%, इसका Ka दिया है 10⁻⁵। फिर यहाँ दिया है H2, और यहाँ दिया है हमको 1 atm। इन दोनों का हमको कंसंट्रेशन भी देता है, इसका कंसंट्रेशन देता है 10⁻⁻1 मोलर, और इसका कंसंट्रेशन देता है 10⁻⁻2 मोलर। तो पहले तो अगर अचानक से इसको कोई बच्चा देख ले तो देख करके ही वो होपलेस हो जाता है, उसको लगता है अरे बाप रे ये सब क्या है यार, ये कैसे करूँ मैं, कहाँ से कहाँ आके आपने घुसेड़ दिया बात को। तो देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सबसे पहले बच्चा धैर्य से देखेगा तो उसको लग जाएगा कि भले ही ये वीक एसिड है कुछ तो एच आयन देगा, मीन्स समथिंग इज लाइक H2 प्लस एच आयन, और हियर समथिंग इज लाइक एच आयन प्लस H2। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जिसका है एनोड उसी का है कैथोड। तो मैं दहाड़ के बोल सकता हूं कि ये किसका एग्जाम्पल है, कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। जैसे ही मैं ये बोल दिया कि ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है, तुरंत हमारे पास रास्ते खुलना शुरू हो गए। अब इतने रास्ते खुल गए कि मजे से तुम खाली देखते जाओ, काम बनता जाएगा। अब अगर मैं यहाँ एच आयन का कंसंट्रेशन पालूं तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके लिए याद करो 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम, जहाँ तुमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड लॉ। ओस्टवाल्ड लॉ में तुमने पढ़ा था कि अगर कोई वीक एसिड है तो वो H प्लस और A माइनस में टूट रहा है, उसका कंसंट्रेशन C है, तो T इक्वल्स टू 0 पे बनता है 0 0। माना कोई टाइम T डैश है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये टूटता है C अल्फा। पहले था C, टूटा C अल्फा, तो बचा कितना C माइनस C अल्फा, ये कितना हो गया C अल्फा, ये कितना हो गया C अल्फा। इसका अगर हम लोग Ka लिखते हैं तो H आयन
इंटू ए माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम आगे चलें अगर, तो यहाँ हम लिखते थे KA, ये C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ C कॉमन कर दो, 1 माइनस अल्फ़ा, C से C कट गया। क्योंकि ये वीक एसिड है तो वीक एसिड का अल्फ़ा 1 से काफ़ी छोटा होता है, तो 1 माइनस अल्फ़ा लगभग 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से KA इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा कितना हो गया था, अंडर रूट KA अपॉन C। अल्फ़ा की वैल्यू मिलते ही देखो कंसंट्रेशन ऑफ एचायन भी मिल जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एचायन कितना है जरा बोलो, C अल्फ़ा है, C इंटू अंडर रूट KA अपॉन C अंदर ले लो, तो अंडर रूट KA इंटू C, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एचायन इन केस ऑफ वीक एसिड। अगर ये बात आपको लगातार दिमाग में है तब तो धड़ से हाँ कर दोगे, नहीं है तो इतना करना पड़ेगा, ये भी नहीं है तब आप फंस जाओगे, फिर आप सीखो फटाफट। अब जरा देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एचायन क्या हो जाएगा, अंडर रूट KA इंटू C। KA की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर -4 के बराबर है, और इंटू अल्फा में नहीं फंसना क्योंकि एक बार मैंने प्रूफ करके दे दिया है, इंटू C है 10 रेज़ टू द पावर -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, KA कितना है, अंडर रूट 10 की पावर -5, C कितना है 10 रेज़ टू द पावर -2। अब जैसे ही आपको कंसंट्रेशन मिल गया धड़ से आंसर आएगा, देखो E क्या होगा, -0.0592 अपॉन 2 लॉग। अब P1 P2 तो 1 1 है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये प्रोडक्ट में आएगा, ये रिएक्टेंट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन करते हो ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10 की पावर -5 अपॉन अंडर रूट 10 की पावर -7। अंडर रूट को बाहर ले आ दो तो E कितना हो जाएगा, -0.0592 अपॉन 2, और पावर में 1/2 है, आगे आ जाएगा तो 1/2 इंटू लॉग 100, ये 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +7 हो जाएगा, तो लॉग 100 यानी 10 की पावर 2 सामने आ जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा और 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा, यहाँ से मैं देखो लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये 2 सामने आ जाएगा तो इससे कट जाएगा और हमारे पास आंसर बच जाएगा ओनली -0.0592 अपॉन 2 इज द आंसर। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन सेल के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना घबराए, बिना जरा सा भी हेजिटेट हुए, बिना जरा सा भी परेशान हुए। तो खाली आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कंसंट्रेशन सेल का है और कौन सा क्वेश्चन कंसंट्रेशन सेल का नहीं है। एक बार डिटेक्ट करने का तरीका मालूम हो गया तो सॉल्यूशन उसका इतना ईजी है कि जितना किसी और का नहीं। सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है जैसे मैंने बनाया, अब उसमें डाटा फाटा चेंज कर दे तो तुम परेशान मत हो जाना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैंने आपको आज के लेक्चर में जो भी कुछ सिखाया, उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप सभी लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।